चिट्ठी पर मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यहां लखनऊ से आ रही इस खबर के साथ, जहां दूसरे चरण को लेकर जो मतदान हुआ है वो आकलन जो निकल कर आया, करीब 55% मतदान हुआ है दूसरे चरण में यूपी में। और दूसरे चरण में यूपी की इन 8 सीटों पर जो मतदान हुआ है, ये एक सोचने वाली बात है कि जयंत के गढ़ में कम मतदान होने से चिंता किसकी बढ़ने जा रही है। इंडिया व एनडीए के बीच मुकाबले में मायावती कहां बाहर चली गई, ये भी जो है वो देखने की बात है। करीब दूसरे चरण में 55% मतदान बताया जा रहा हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान खत्म हो गया था, जिसमें मथुरा, बागपत और अमरोहा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और गाजियाबाद में शामिल है। एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। वो ग्राफिक्स आप देखिए कि यहां जो मतदान प्रतिशत है, गौतम बुद्ध नगर में 53.6%, गाजियाबाद में 49.65% और मथुरा में यहां 49.29%, मेरठ में 58.70% मतदान हुआ है, अमरोहा में 64.2%, अलीगढ़ में यहां पर देखिए 56.62%, बागपत में 55.97% और बुलंदशहर में 55.79% मतदान हुआ है। जो ये मतदान प्रतिशत है, सबसे कम जो आंकड़ा यहाँ पर गाजियाबाद और मथुरा का समझा जा सकता है। और पहले चरण में मतदान जब कम हुआ, बड़ी चिंता बढ़ी। राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहा कि ये कहीं ना कहीं चुनाव अब कांटे का चुनाव हो रहा है। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई है। मथुरा, बागपत, अमरोहा, अलीगढ़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद सीटें इसमें शामिल, जहां पर मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। डेटा के अनुसार 8 सीटों पर जो मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं यहां पर चिंता बढ़ा रहा है राजनीतिक दलों की। और सीधे तौर पर अब ये मतदान जो हो रहा है उसको लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वो किस तरह की देखी जा रही है। एक बार मैं बात करने के लिए हमारे साथ में बागपत से हैदर मलिक बने हुए हैं। हैदर, एक बार आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर जयंत चौधरी के गढ़ में ये मतदान कम हो रहा है तो आखिर इसकी क्या वजह राजनीतिक तौर पर देखी जा रही है और क्या कह रहे हैं इसको लेकर लोग? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के लिए जो है ये वोटिंग हुई थी कल। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मतदाताओं ने अपना मत का कम इस्तेमाल किया, इसके काफी कारण देखने को मिल सकते हैं। चाहे उसे किसान आंदोलन से, क्योंकि किसानों की जो पार्टी है वो आरएलडी हुआ करती थी और आरएलडी ने किसानों के जो मुद्दे थे, जैसे कि किसानों का बकाया भुगतान और एमएसपी पर गारंटी किसान जो मांग रहे थे वो नहीं हो पाई, जिस कारण से किसानों में भी काफी नाराजगी रही। क्योंकि जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ समझौता तो कर लिया, लेकिन समझौते में जो किसानों के बीच आकर कि उनकी क्या शर्तें किसानों के प्रति सरकार में रखी गई। हालांकि कुछ किसानों को ये आशंका हुई कि चौधरी साहब ने पार्टी के साथ समझौता तो कर लिया, शायद उनकी जो अब उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को नहीं किया, जिस कारण से लोगों में वो दिलचस्पी नहीं देखने को मिली। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए या 2014 के चुनाव की बात की जाए, तो अगर परसेंटेज देखा जाए तो पहले का काफी बेहतर रहा है। क्योंकि 2014 के चुनाव में जो डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने यहाँ से जब चुनाव लड़ा था, तो यहाँ पर जो सत्यपाल सिंह ने अपनी यहाँ पर 4,23,475 वोटों से उन्हें मिले थे। तो जो एसपी के उम्मीदवार जो गुलाम मोहम्मद थे, उन्हें 2,13,669 वोट मिले थे, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। और चौधरी अजीत सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। फिलहाल जो है 1989 और 1991 में यहाँ पर जनता दल की टिकट पर अजीत सिंह चुनाव जीते और काफी जो है 1996 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1999 में हुए अजीत सिंह की आरएलडी के टिकट पर हैट्रिक लगी थी, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने जो है यहाँ से अपनी जीत दर्ज कर ली थी और 10 सालों से उन्हीं पर यहाँ से कब्जा रहा था। लेकिन 2019 के चुनाव में इन लोग यहाँ से जो है आरएलडी का जो है समाजवादी के साथ समझौता हो गया और यहाँ पर जो है सत्यपाल सिंह जो है फिर भी चुनाव जीत गए थे। उन्हें 5,25,729 वोट मिले थे, यानी 50%, 56% उन्हें वोट मिले थे, प्रतिशत वोट मिले थे। और आरएलडी के जो चौधरी जयंत सिंह जो समाजवादी के साथ गठबंधन के साथ, उन्हें 5,22,087 वोट प्राप्त हुए थे।
लेकिन इसमें कुछ ही वोटों का अंतर रहा था जो जैन इसमें चुनाव हार गए थे। लेकिन अब इस चुनाव में भी यही देखा जाएगा कि हालांकि 2019 के चुनाव में और अब के चुनाव में 2024 के चुनाव में अंतर जरूर बदला है, क्योंकि पहले भी पार्टी बदल गई लेकिन अंतर नहीं बदला। क्योंकि पहले समाजवादी के साथ आरएलडी का समझौता था 2019 के चुनाव में, लेकिन अब 2024 के चुनाव में एनडीए के साथ समझौता था। क्योंकि अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं, अखिलेश ने जैसे जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ समझौता किया तो अखिलेश किसानों के प्रति ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन उन्होंने भी किसानों के प्रति दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी और किसानों के प्रति उन्होंने भी बातें रखनी शुरू कर दी। वो भी गन्ने पर बोले, किसानों के मुद्दे पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने काफी, हालांकि नाम लेकर या पार्टी का नाम लेकर उन्होंने कोई बातें नहीं की, लेकिन तमाम तरीके के अखिलेश यादव के बयान सामने आते रहे हैं। लेकिन उसमें अब यही देखा जाएगा कि 2024 और 2019 के चुनाव में क्या अंतर रहेगा। लेकिन 2019 के चुनाव का अगर परसेंटेज देखा जाए तो पहले के मुकाबले अब काफी कम हुआ है, यानी 10% परसेंटेज अब फिलहाल जो है घट चुका है पहले के मुकाबले। अब इसमें देखने वाले छपरोली किसानों का गढ़ है और जाटों का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन वहां से भी परसेंटेज घटा और लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से परसेंटेज घटा है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है। अब चुनावी जो है कांटे का बासपत में हो गया है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के जो यहाँ से प्रत्याशी है अमरपाल शर्मा और डॉक्टर राजकुमार सागवान एनडीए के जो यहाँ से प्रत्याशी है, दोनों के बीच यहाँ पर चुनाव देखने को मिलेगा। लेकिन वो किसके लिए नुकसान होगा ये देखने वाली होगी। अगर दलित वोट बैलेंस की अगर बात की जाए तो दलित वोट, क्योंकि अगर इसमें बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं परवीन बैसला, अगर वो अपने आप में मजबूत स्थिति में यानी लाखों की वोटों से ले लेते हैं तो यहाँ पर आरएलडी के लिए काफी नुकसान लायक होगा, जिसमें यही कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को काफी फायदा इसमें मिल सकता है। लेकिन जो दलित वोट है जो साइलेंट रहा है, कि जो बीजेपी का जो वोटर हुआ करता था, जो क्योंकि कुछ लोगों में जो यहाँ पर कुछ काफी गांवों में जो परेशानी थी, कुछ आरएलडी नेताओं से परेशानी थी, तो वो बीजेपी को वोट करते थे। लेकिन अब बीजेपी के लिए मुश्किल ये हो गया कि बीजेपी के यहाँ पर निशान नहीं होने से भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो आरएलडी के खिलाफ वोटर था जो बीजेपी को वोट करता था, अब उन्होंने अपना वोट का इस्तेमाल नहीं किया। अगर जैन समाज की बात की जाए तो जैसे कुछ लोग यात्रा पे निकल गए, इसलिए परसेंटेज कम हुआ, जो काफी नुकसान लायक होगा। हालांकि ये तो बात 4 जून में साफ हो जाएगी कि जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। जनता साइलेंट रही है, लेकिन इसमें परसेंटेज जो बढ़ा है, इसमें मुस्लिम समाज ने वोटों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिसमें साफ ये कहा जाए कि मुस्लिम जो वोट बैलेंस है वो सीधा सीधा समाजवादी की तरफ रुख करता दिखाई दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है ने कि यहाँ जो वोट प्रतिशत कम हुआ है उस वोट प्रतिशत से सीधे तौर पर किस तरह से नुकसान यहाँ हो सकता है। लेकिन गेंद अभी कहे कि यहाँ अभी गेंद वो मायावती के प्रत्याशी के पाले में भी दिखाई देती है। अगर वोट प्रतिशत यहाँ पर मायावती के तरफ के प्रत्याशी को मिलता है ज़्यादा या करीब लाखों में अगर वो वोट ले जा रहे हैं तो उसका नुकसान यहाँ पर एनडीए को होने जा रहा है। बागपत की जो तस्वीर है वो एक तरह से बहुत रोचक तस्वीर कही जा सकती है, क्योंकि वोट प्रतिशत यहाँ कम होना, यहाँ उत्साह का कम होना, और जो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर अब वोट की चोट से जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। 4 जून में फैसला किसके हक में होगा देखना होगा। और दूसरे चरण के मतदान में आखिर खेल किसके साथ हुआ है, क्योंकि हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि जयंत चौधरी के गढ़ में अगर आखिर वोट कम पड़े हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, कि जयंत चौधरी के गढ़ में क्या यहाँ पर भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का जो सामंजस्य की बात थी वो सामंजस्य कहीं कम क्यों दिखा है। और एक बार मेरे साथ बातचीत करने के लिए अनवर बेग हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार बागपत से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे से वो समझते हैं राजनीति को, राष्ट्रीय लोकदल को भी अच्छे से समझते हैं और करीब 30 सालों का अनुभव उनको है पत्रकारिता का। अनवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 80 पर। जी राहुल
अनवर जी, मेरा सवाल आपसे यही कि आखिर जो दूसरे चरण में मतदान ये कम हुआ है, वोट प्रतिशत कम हुए हैं बागपत की, अगर मैं समझूं आपसे अच्छे से, वैसे तो आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते हैं, राष्ट्रीय लोकदल को अच्छे से समझते हैं, लेकिन क्या ये वोट प्रतिशत कम होना जयंत चौधरी के गढ़ में ये चिंता का विषय आपको भी लगता है? जी बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से प्रथम चरण का मतदान हुआ, प्रथम चरण के मतदान में जो प्रतिशत घटा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि द्वितीय चरण में इसको कवर कर लिया जाएगा, लेकिन दूसरे फेस आते आते ये मतदान प्रतिशत तो और कम हो गया। बागपत की बात करें तो बागपत लोकसभा में 9 से 10% मतदान घटा है, और मतदान घटने का सीधा सीधा मतलब ये नजर आ रहा है कि मतदाताओं को या आम जनता को राजनीतिक सिस्टम पे शायद भरोसा कम हो गया है, जिसका बिल्कुल साफ साफ आपको देख सकते हैं कि 9 से 10% मतदान घट गया है। मतदान घटना कोई साधारण घटना नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 66-67% मतदान हुआ था, इस बार 56% मतदान बागपत लोकसभा में हुआ है। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन के बावजूद 10% मतदान घटना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है, उन दोनों के बीच में टॉप सिनेरियो पे गठबंधन हुआ है। जो आम कार्यकर्ता है, ये लोकल स्तर के नेता है, उनके बीच में गठबंधन मन का नहीं था। जी राहुल, बिल्कुल, ये आपने बड़ा सवाल, वाजिब सवाल कहीं जो जनता के बीच से निकल कर हमने भी सुनने को मिला है कि यहाँ जो लोकल में क्षेत्र में नेता का जो गठबंधन होना चाहिए था, शायद वो एक वजह आपको लगाई दिख भी रही है। और यहाँ ये अगर आकलन आपका मैं समझूं ग्राउंड पर, क्योंकि एक तरह से ग्राउंड पर जब हम कुछ लोगों के बीच बैठते हैं तो समझ आता है कि वोट प्रतिशत आखिर किसके हक में ज्यादा दिखाई देता है। आपको क्या समझ आ रहा है अनवर जी? देखिए, बागपत लोकसभा की बात की जाए, तकरीबन 56% मतदान हुआ है, और बिल्कुल आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं 2019 या 2014 में आप कह सकते थे कि भाई बीजेपी चुनाव जीत रही है। इस बार आप ये बिल्कुल बागपत लोकसभा में नहीं कह सकते कि एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है या इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। बिल्कुल कांटे की टक्कर मुझे नजर आ रही है, और इस कांटे की टक्कर में जो 10% मतदान गिरा है, तकरीबन 1.5 लाख मतदाता वोट डालने नहीं जा 2019 के मुकाबले, तो ये बहुत क्रूशियल चुनाव इस समय मुझे नजर आ रहा है। जी राहुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ वोट प्रतिशत कम होने की वजह से सीधे तौर पर सबके समीकरण यहाँ एकदम से गड़बड़ा गए हैं। कहे कि यहाँ किसी को ये उम्मीद ही ना हो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले चरण और दूसरे चरण में इस तरह से वोट प्रतिशत कम हो जाएगा। अगर वोट प्रतिशत वो कम होगा तो वो किसके लिए नुकसानदायक होगा, या ये आकलन लगाया जा सकता है। और क्योंकि पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर ले, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर ले, लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ वोट किया था, जिसका फायदा मोदी सरकार को हुआ था, बीजेपी को हुआ था। लेकिन क्या अब ये कहीं लोगों की नाराजगी है, इसकी भी एक पड़ताल जरूर होनी चाहिए। सचिन हमारे साथ एक बार गाजियाबाद से भी जुड़े हुए हैं। सचिन से एक बार समझ लेते हैं। सचिन, आपको क्या लग रहा है, वहां गाजियाबाद में क्या खेल हुआ है? बिल्कुल लोग देखो, वोट प्रतिशत घटने का कहीं ना कहीं सबको ही रोष है, क्योंकि पिछली बार जब जो वोट बैंक था, जो वोट प्रतिशत था वो 52 के करीब था, और अब की बार वोट प्रतिशत घटकर 49.76 के आसपास आ पहुंचा है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक रही है, क्योंकि लगातार जो भाजपा के प्रत्याशी है अतुल गर्ग जनसंपर्क भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं बैठकें भी कर रहे थे, मगर उसका खासी कोई असर देखने को नहीं मिला है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अब की बार बीजेपी का और लोकदल का गठबंधन रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें जाट समाज भी थोड़ा रुष्ट था। उसके बाद एक सबसे बड़ी जो खामी देखने को मिली है, जो लगातार 2 योजनाओं से जनरल वीके सिंह जो ठाकुर समाज के थे, वो यहाँ पर चुनाव लड़ते आ रहे थे, 2 बार उन्होंने सीट जीती है और अच्छे मार्जिन से सीट जीती है। क्योंकि उन्होंने पिछली बार 2019 की अगर मैं बात करूं तो गाजियाबाद लोकसभा सीट में 9,44,503 वोट डली थी, और उसके बावजूद जो जनरल वीके सिंह को 5 लाख और 7 लाख के आसपास वोट मिली थी, जिसमें उन्होंने 5,15,000 वोटों का डिस्टेंस देकर जीत हासिल की थी। मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर समाज भी रुष्ट है और जाट समाज भी रुष्ट है। इसी के साथ जो इंडिया गठबंधन से डोली शर्मा को टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं डोली शर्मा अपना सारा समाज, जो पंडित समाज है, जो
ब्राह्मण समाज है उसको एकजुट कर लिया और उसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो कहीं ना कहीं इनका जो ब्राह्मण समाज है वो भी चुनाव से थोड़ा बीजेपी से हट गया था। इसके साथ साथ काफी और दिक्कतें रही है, जैसे कि प्रशासन की भी चूक इसमें रही है, क्योंकि लगातार जनसंपर्क हो रहे थे, लगातार वोट बैंक को बढ़ाने की भी बात हो रही थी। मैं मानूं 2019 की वोट बैंक की बात, तो जो 9 लाख के आसपास वहाँ वोटिंग था, और अब की बार जो है वोट बढ़ा भी होगा। कहीं ना कहीं जो मतगणना हुई है उसमें वोट काफी हद तक बढ़ा होगा, 1 लाख 2 लाख वोट बढ़ा होगा, फिर भी इसमें प्रतिशत घटकर कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी चूक है और बीजेपी को इसका सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार डोली शर्मा का यहाँ रुझान देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो ये रहा वोट प्रतिशत घटने का जो रहा, ये भी थोड़ा ये कारण भी मान सकते हैं कि क्योंकि धूप काफी थी और समय कई जगह ईवीएम जो थी वो लेट चली, उसका भी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन दूसरे चरण में अब जो समीकरण है वो जरूर कहीं ना कहीं अब ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दे, गड़बड़ा रहे हैं। कोई भी अभी स्पष्ट तरीके से नहीं कह पा रहा है कि आखिर हार जीत दूसरे चरण में किसको ज़्यादा यहाँ मिल सकती है, लेकिन जीत और हार का मार्जिन वो बहुत कम हो गया। जिस तरह से पिछली बार लाखों की संख्या से जीत रहे थे प्रत्याशी, इस बार वो समीकरण कहीं कुछ अलग नजर आता है। लेकिन 4 जून में जब नतीजे आएंगे उस पर क्या होगा देखना होगा।